जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षद पाटिल, जो कि बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन है। डॉक्टर हर्षद, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। थैंक यू। चलिए, तो आज हम बात करेंगे कि सिर की चोट का बचाव कैसे करें और जानेंगे इसके इलाज के बारे में, जिसके बारे में खास जानकारी देंगे हमें डॉक्टर हर्षद पाटिल। साथ ही अगर आपकी भी सिर की चोट से जुड़ी कोई समस्या है तो हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और सीधे अपना सवाल डॉक्टर हर्षद से पूछ सकते हैं। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर हर्षद, सबसे पहले समझना चाहेंगे कि सिर की चोट का सबसे पहले आप परिचय दें और इंडियन सिनेरियो कहाँ जा रहा है इस मामले में ये भी समझाएं। देखिए, हमारा दिमाग हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और हमारा दिमाग हमारे शरीर के बाकी अंगों का नियंत्रण करने का काम भी वही करता है। इसके अलावा हमारा दिमाग सभी सचेत या फिर अचेत क्रियाओं का कंट्रोल करने का काम भी करता है। सचेत क्रिया यानी चलना बोलना, अचेत क्रिया यानी दिल की धड़कन, सांस लेना इत्यादि का कंट्रोल भी हमारा दिमाग ही करता है। तो जब भी हमारे सिर में या फिर दिमाग में चोट लगती है तो इसका असर हमारे शारीरिक या फिर मानसिक तौर पे आ सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हर साल लगभग 15 से 20 लाख लोग एक्सीडेंट की वजह से हेड इंजरी का शिकार होते हैं। उसमें से लगभग 50,000 से 1 लाख लोग सिर की चोट की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए हमें कभी हमारे सिर की चोट को नज़रअंदाज नहीं करना है और जब भी दिक्कत हो तो इमीडिएटली किसी न्यूरोसर्जन को दिखवाना चाहिए। साथ ही डॉक्टर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो कि आपने बताया कि एक्सीडेंट से सबसे ज्यादा सिर की चोट पड़ती है, तो सिर की चोट और कितने प्रकार की हो सकती है और कितना डैमेज पहुंचा सकती है? देखिए, सिर के चोट की अगर हम बात करें तो जनरली उसके ब्रॉडली उसके सामान्य भाषा में कहे तो दो पार्ट्स होते हैं। एक तो खुली चोट या फिर दूसरा है बंद चोट। तो जब भी हमारे सिर के ऊपर कोई भी चीज़ टकराती है उसके बाद वो हमारे सिर की जो चमड़ी है या फिर स्किन है उसको चीरते हुए, हड्डी को चीरते हुए जब दिमाग तक पहुंच जाती है तो जो वो चोट लगती है तो उसको खुली चोट बोला जाता है। जब भी हमारे बस दिमाग को ही चोट लगती है लेकिन उसके ऊपर के सिर की हड्डी या फिर स्किन उसको चोट नहीं पहुंचती तो उसको बंद चोट बोला जाता है। तो ये आपने बेसिकली क्लासिफाई किया सिर की चोट को। मेडिकल टर्म्स में अगर बात की जाए तो किस तरह से इसे क्लासिफाई किया जाता है? देखिए, मेडिकली भी उसके ब्रॉडली उसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं। एक तो प्राइमरी हेड इंजरी, दूसरा है सेकेंडरी हेड इंजरी। प्राइमरी हेड इंजरी मतलब जब आपका एक्सीडेंट या फिर आपको जब चोट लगती है सिर को, तो जो चोट दिमाग को लगती है जो उस टाइम, तो उसको प्राइमरी हेड इंजरी बोला जाता है। उसके भी बहुत सारे सब क्लासिफिकेशन है, जैसे कंकजन। एक कंकजन मतलब जब भी आपके सिर पे ऊपर कोई इम्पैक्ट होता है तो कुछ समय के लिए हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो जो समय है कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक भी रहता है, तो उसको कंकजन इंजरी बोला जाता है। दूसरा उसका क्लासिफिकेशन है तो उसको बोलता है कॉन्टूजन, मतलब हमारे दिमाग को चोट लग जाती है जब भी कोई इम्पैक्ट होता है तो। फिर तीसरा उसका है सब क्लासिफिकेशन है जिसको बोलते हैं हिमाटोमा, या फिर दिमाग में खून के थक्के जमा हो जाना। तो उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग उसके नाम है, जैसे EDH यानी एक्स्ट्राड्यूरल हिमाटोमा, SDH यानी सबड्यूरल हिमाटोमा, देन सबएरेक्नॉइड हेमोरेज, देन इंट्रावेंट्रिकुलर हेमोरेज, इंट्रापैरेन्काइमल हेमोरेज। तो ये दिमाग के लोकेशन के अकॉर्डिंग उसके नाम दिए गए हैं। चौथा उसका सब टाइप है जो ज़्यादा सीवियर फॉर्म रहता है, जिसको बोलते हैं डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी। तो इसमें क्या होता है कि हमारे दिमाग को ही छोटी छोटी चोटें लग जाती है, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी। तो ये हुआ प्राइमरी क्लासिफिकेशन, मतलब जब इम्पैक्ट होता है तो जो चोटें लगती है वो। दूसरा उसका मेन क्लासिफिकेशन रहता है वो है सेकेंडरी इंजरी। सेकेंडरी इंजरी मतलब जब भी हमारे दिमाग के ऊपर इम्पैक्ट होता है तो वो जो चोट है उस वक्त नहीं होती, कुछ समय बाद वो उसका आना शुरू हो जाता है। तो उसके भी अगर कारण जानना चाहेंगे तो उसका कारण रहता है कि दिमाग को खून नहीं पहुंचना, दिमाग को ऑक्सीजन की कमी हो जाना, या फिर दिमाग की पानी की थैलियाँ बढ़ जाना, या फिर दिमाग को सूजन आ जाना। तो इसके वजह से जो दिमाग को हानि होती है तो उसको सेकेंडरी इंजरी बोला जाता है। तो ये ब्रॉडली उसके मेडिकली ये जो क्लासिफिकेशन है।
साथ ही सर अगर कारणों पर हम विस्तार से बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि चाइल्डहुड में कोई चोट लगी होती है जिसको उस टाइम पे सीरियसली नहीं लिया जाता है हम्म, और आगे जाकर ये जो कारण है वो और ज़्यादा बढ़ते जी। जाते हैं। इस पर विस्तार से समझना चाहूँगी। देखिए, अगर अगर हम चोट की बात करें तो उसके कारण सबसे मुख्य कारण है वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मतलब आपके कार का एक्सीडेंट, बाइक का एक्सीडेंट, साइकिल का एक्सीडेंट, तो उसके वजह से हमारे दिमाग या फिर सिर को चोट लग जाती है। दूसरा उसका मुख्य कारण है फॉल, मतलब आप ऊंचाई से गिर जाते हो या फिर स्टूल से गिर जाते हो, कुर्सी से गिर जाते हो, उसके वजह से जो सिर के ऊपर कोई चोट आ जाती है तो उसको आ जाती है। फिर तीसरा उसका टाइप है वो है हिंसा, मतलब आपके सिर के ऊपर किसी ने पत्थर मार दिया, सिर के ऊपर किसी ने गोली चला दी या फिर सिर के ऊपर कोई लाठी लग गई, तो उसके वजह से भी दिमाग को या फिर सिर को चोट लग सकती है। इसके अलावा जब खेलने के टाइम भी हमारे सिर को चोट लग सकती है, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपकी बॉल सिर के ऊपर लग गई, या फिर कोई बाकी स्पोर्ट्स है जैसे वॉलीबॉल है, फुटबॉल है या फिर मुक्केबाजी है, उसके दौरान भी हमारे सिर को या फिर दिमाग को चोट लग सकती है। जो चौथा उसका जो कारण है वो है जो रेयर रहता है वो विस्फोट। जब विस्फोट हो जाता है तो कभी कभी वो तरंगों की वजह से भी दिमाग को चोट पहुंच सकती है, या फिर विस्फोट के दौरान जो चीज़ें उड़ जाती है वो दिमाग सिर के ऊपर टकरा जाती है, तो उसके वजह से भी हमारे सिर को चोट आ सकती है। तो अगर हम ब्रॉडली देखे जाएंगे तो लगभग 50 से 60% लोगों में आरटीए का कारण रहता है। 20 से 30% लोगों में गिरने की वजह से सिर को चोट आ जाती है। 5 से 10% लोगों में हिंसा की वजह से सिर के ऊपर चोट आ जाती है। साथ ही सर जिस तरह से हमने चर्चा की कि कई सारे कारण हो सकते हैं, लक्षण की अगर बात की जाए तो कई बार जिस तरह से मैंने कहा देखा जाता है लोग इग्नोर कर जाते हैं। किस तरह के लक्षण दिखने पर ऐसा माना जाए कि चोट जो है अंदरूनी है, गंभीर है, डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है? देखिए, अगर हम लक्षणों की बात करें तो जब एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे सिर के ऊपर चोट लग जाती है, तो उसके वजह से जो एक्सटर्नल इंजरी होती है जैसे स्वेलिंग आ जाना, वहाँ पे कट जाना, घाव हो जाना, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाना, तो ये तो बाहरी चोट हो जाती है जो हमें दिख जाती है। लेकिन एक्सीडेंट की वजह से इंटरनल यानी दिमाग को भी चोट आ जाती है, वो तो बाहर से दिखती नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे आपका कंटिन्यूस आपको हेडेक हो जाना, आपको उल्टी हो जाना, आपका जी मचलना, आपको कभी कभी मिर्गे के झटके आ सकते हैं। इसके अलावा आपके हाथों पैरों में लकवा आ सकता है, कभी कभी बोलने में दिक्कत आ सकती है, कभी कभी देखने में आपको दिक्कत आ सकती है, कभी कभी अगर ज़्यादा सीवियर इंजरी हो तो आदमी बेहोश हो सकता है, कोमा में चला जा सकता है। तो इत्यादि इसके लक्षण हैं कि अगर आपकी अंदरूनी चोट है तो। साथ ही डॉक्टर माइग्रेन और सर्वाइकल जैसी बीमारियां हम देखते हैं, क्या किससे कह सकते हैं कि ये चोट की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? जी हाँ, जब भी हमारे सिर के ऊपर चोट लगती है तो ये जो पोस्ट सिक्वेली जो चोट के रहते हैं उसकी वजह से आपको कंटिन्यूस माइग्रेन या फिर हेडेक हो जाना, कभी कभी आपकी याददाश्त उसके वजह से अफेक्ट हो सकती है, तो ये चोट की वजह से हो सकता है। साथ ही आगे मेडिकल प्रोसीजर भी हम समझना चाहेंगे, किस तरह से सिर की चोट का परीक्षण किया जाता है? देखिए, जब भी आपको सिर को चोट लगता है तो सबसे पहले कि अगर आप एट द स्पॉट आपको चोट लग जाती है तो सबसे पहले उसका ये देखा जाता है कि अपने पेशेंट होश में है या नहीं है। अगर उसको कहाँ से चोट लगी है, स्किन के ऊपर से वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग रोकने के लिए सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। तो अगर एक्सीडेंट स्पॉट पे आप हो तो आपको बस प्रेशर देना है, आप आइदर हाथ से दे सकते हो या फिर किसी स्वच्छ कपड़े से उसके ऊपर प्रेशर लगा सकते हो। जनरली 2 से 5 मिनट में अगर आप प्रेशर दे देंगे तो काफ़ी सारी ब्लीडिंग रुक जाती है। इसके बाद इमीडिएटली आपको पेशेंट की गर्दन या फिर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए स्ट्रेचर पे आपको शिफ्ट करना है और नियरेस्ट ट्रॉमा सेंटर में आपको लेके जाना है, जैसे बंसल अस्पताल, ये हमारे मध्य भारत का सबसे अच्छा ट्रॉमा सेंटर है। तो जब भी आप किसी ट्रॉमा सेंटर में आप लेके जाते हो तो वहाँ के डॉक्टर सबसे पहले आपकी जो जनरल कंडीशन वो देखते हैं, तो जिसमें देखा जाता है एबीसी मतलब एयरवे, आपकी जो वायुनलिका है वो क्लियर है कि नहीं, वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, वो सबसे पहले देखा जाता है। उसके बाद ब्रीदिंग, बी मतलब ब्रीदिंग, आप सांस ले रहे हैं कि नहीं वो आपको देखा जाता है। अगर नहीं ले रहा है तो उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरा है सर्कुलेशन, मतलब आपका पल्स और बीपी वो देखा जाता है। अगर वो लो है तो आपको फ्लूइड आईवी फ्लूइड है वो लगा दिया जाता है।
उसके बाद जो न्यूरोसर्जन है वो आपकी जांच कर लेते हैं। उसमें एक स्केल रहता है जिसको बोलते हैं GCS स्केल यानी स्कोर। तो वो उसको मतलब GCS मतलब ग्लासगो कोमा स्केल। तो उसके रेंज रहता है वो 3 से लेके 15 के बीच में आता है। 3 मतलब कि हम जो हमारा पेशेंट है वो डीप कोमा में है। 15 मतलब कि पेशेंट नॉर्मल है आपकी और मेरी तरह। तो उसके अकॉर्डिंग उसके जो हेड इंजरी की है वो कैटेगरी की गई है। अगर आपका जो स्कोर है वो 3 से 8 के बीच में जब आता है तो सीवियर हेड इंजरी बोला जाता है। जब आपका जो स्केल है GCS स्केल वो 9 से 12 के बीच में जब आता है तो उसको मॉडरेट हेड इंजरी बोला जाता है। जब आपका जो स्कोर है वो 13 से 15 के बीच में जब आता है तो उसको माइल्ड हेड इंजरी बोला जाता है। इसके अलावा जो डॉक्टर है वो फिर आपकी आंखों की पुतलियों की जांच करते हैं, मतलब देखते आंखों की पुतलियाँ काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, वो सब देखा जाता है। उसके बाद फिर बाकी अंगों की भी जांच की जाती है, जैसे मतलब हाथों पैर चल रहे कि नहीं वो सब देखा जाता है, मतलब कोई लकवा है या नहीं है वो सब चेक किया जाता है। तो ये एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। इसके बाद हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इसके लिए फिर हमें इमीडिएटली पेशेंट इन्वेस्टिगेशन शिफ्ट करते हैं। तो अगर हेड इंजरी की बात करें तो सबसे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस या फिर जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है CT स्कैन। ये क्यों है? क्योंकि CT स्कैन के रिज़ल्ट है वो इमीडिएटली कुछ मिनट्स के अंदर आ जाते हैं और CT स्कैन में हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे सिर के ऊपर आपको चोट है या नहीं है, हड्डी आपकी फ्रैक्चर है तो कहाँ पे फ्रैक्चर है, कितनी फ्रैक्चर है, हड्डी दिमाग के अंदर है वो धसी तो नहीं है, वो भी CT स्कैन में दिख जाता है। इसके अलावा दिमाग को आपको कहाँ पे चोट है, कितनी चोट है, चोट कितनी बड़ी है, दिमाग के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि नहीं, वो भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो एक्सीडेंट के केस में CT स्कैन इन्वेस्टिगेशन चॉइस है। इसके अलावा MRI भी हम करते हैं, लेकिन MRI हम जो तुरंत एक्सीडेंट के बाद नहीं करते, क्योंकि MRI के लिए टाइम लगता है, लगभग आधा घंटा तो 45 मिनट्स तो लगता ही है। तो MRI होने के लिए अपना पेशेंट स्टेबल होना चाहिए। तो पेशेंट स्टेबल होने के बाद हम MRI कर सकते हैं, लेकिन MRI का एकदम लिमिटेड रोल है। जैसे एक कैटेगरी है हेड इंजरी की, जैसे डिफ्यूज एक्सियल इंजरी, वो देखने के लिए हमें MRI की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा बाकी और भी जांचें हैं, जैसे एक्सरे है, एक्सरे स्कल है, EEG है, लेकिन उसका बहुत ही लिमिटेड यूज़ है। तो अगर हम हेड इंजरी की बात करें तो CT स्कैन, किसी अच्छे क्वालिटी का CT स्कैन सबसे अच्छा इन्वेस्टिगेशन माना जाता है। बिल्कुल, तो ये तमाम इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिनके ज़रिए सिर की चोट की कॉम्प्लेक्सिटी का एक बार प्रमाणित हो जाती है, तो उसके बाद इसका उपचार करना भी आसान हो जाता है। एक बार फिर मैं हमारे दर्शकों को रिमाइंड करा देना चाहती हूँ कि अगर आपके भी सिर की चोट से जुड़े कोई सवाल हैं तो लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप सीधे कॉल करके डॉक्टर हर्षद से अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर हर्षद, आगे बढ़ेंगे, आपको सबसे पहले समझना चाहूँगी कि उपचार इन चोटों का किस तरह से किया जाता है? कोई बेसिक थेरेपी इनके लिए हो सकती है दवाइयों के अलावा? जी देखिए, जब भी आपके सिर को चोट लगती है तो इसके लिए हमें कुछ दवाई देनी पड़ती है। दवाई की फॉर्म की बात करें तो मुख्य दवाई रहती है, जैसे दिमाग को अगर सूजन आ गई है तो सूजन कम करने के लिए हमें कुछ दवाई देनी पड़ती है। तो वो इंजेक्शन के फॉर्म में भी रहती है या फिर गोलियों के फॉर्म में भी रहती है। इंजेक्शन की फॉर्म की बात करें तो जैसे इंजेक्शन मैनेटॉल है, 3% सलाइन है, वो दिया जाता है दिमाग की सूजन कम करने के लिए। गोलियों की बात करें तो जैसे टैबलेट डायमॉक्स है, टैबलेट लाइसिक्स है या फिर साइरोग्लिसरॉल है, वो दिमाग की सूजन कम करने के लिए दिया जाता है। दूसरे इसके अलावा और भी दवाई हेतु होती है, जैसे जब भी सिर के मतलब दिमाग के चोट लग जाती है तो हमें सीजर्स आ सकते हैं, यानी फिट यानी मिर्गी के झटके भी आ सकते हैं, तो वो रोकने के लिए कुछ दवाई दी जाती है। इसके अलावा दिमाग की जो एक्टिविटी है वो बढ़ाने के लिए कुछ दवाई दी जाती है, जिसको बोलते हैं न्यूट्रोपिक एजेंट्स, तो वो दवाई दी जाती है। उसके अलावा कि जैसे पेशेंट की सिम्टोमेटिक जो कोई मतलब को पेशेंट को जो सिम्टम है उसके अकॉर्डिंग कुछ दवाई दी जाती है। जैसे अगर आपके सिर दर्द हो रहा है तो आपको पेन किलर दिया जाता है, उल्टी हो रही है तो उल्टी रोकने की दवाई दी जाती है, चक्कर आ रहा है तो चक्कर रोकने की दवाई दी जाती है। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो हमें ड्यूरिंग एक्सीडेंट के बाद हमें देने की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही अगर सर सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की बात की जाए तो कौन कौन सी सर्जरीज होती हैं इसके लिए? देखिए, जो हेड इंजरी होती है तो सभी के लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर्जरी का डिसीजन वो न्यूरोसर्जन जनरली पेशेंट का एग्जामिनेशन यानी क्लिनिकल परीक्षण और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही लेता है कि आपको कौन से सर्जरी की ज़रूरत है। दिमाग के लिए बहुत सारी सर्जरी होती है,
तो जो चोट है उसके अकॉर्डिंग सर्जरी का डिसीजन लिया जाता है। जैसे अगर आपके सिर के ऊपर की स्किन है वो कट गई है, फट गई है, तो हमें उसके ऊपर टाँके लगाने पड़ते हैं, यानी सुचर लेने पड़ते हैं। अगर सिर की हड्डी फ्रैक्चर है, अगर वो बस क्रैक है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर फ्रैक्चर होकर दिमाग के अंदर धंस गई है तो ऑपरेशन करके वो हड्डियाँ इधर सीधी करनी पड़ती है या फिर हड्डी को निकालना पड़ता है। अगर दिमाग के अंदर कोई खून का थक्का जमा है, वो खून का थक्का बड़ा है, दिमाग के ऊपर अगर वो प्रेशर डाल रहा है, तो फिर हमें ऑपरेशन करके वो खून का थक्का निकालना पड़ता है। इसके अलावा कभी कभी दिमाग को सूजन आ जाती है, तो सूजन कम करने के लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। तो उसमें हम जनरली जो दिमाग के ऊपर की हड्डी है वो हटा के पेट में रख देते हैं ताकि दिमाग को फैलने के लिए जगह मिले। तो ये कुछ सर्जरी के प्रकार है जो हेड इंजरी में किए जाते हैं। लेकिन आपको कौन सी सर्जरी की ज़रूरत है, ये पेशेंट का परीक्षण करने के बाद या फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं। साथ ही सर, सिर की चोट के रिस्क फैक्टर्स भी हम समझना चाहेंगे। कई बार ऐसी चोट होती है जिसमें खून नहीं निकलता है, लेकिन अंदरूनी बहुत ज़्यादा चोट आ चुकी होती है। कई बार खून निकलता है, साफ तौर पर दिख जाता है गहरी चोट है। दोनों में से कौन सी ज़्यादा रिस्की हो सकती है और सर्जरी में क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? देखिए, जब जो अंदरूनी चोटें हैं वो ज़्यादा घातक होती है, क्योंकि वो बाहर से दिखती नहीं है। हर किसी को बाहरी चोट लगी है, सूजन आ गई है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो बाहर से दिख जाता है और इमीडिएटली उसका कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अंदरूनी चोटें जब लगती है तो बाहर से दिखती नहीं है। उसके लिए फिर हमें बार बार CT स्कैन या फिर MRI करके वो देखना पड़ता है कि अंदर क्या हो रहा है। अगर अचानक कोई सूजन है बढ़ रही है, अचानक जो खून का थक्का है बढ़ रहा है, तो उसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो अंदरूनी चोटें है वो ज़्यादा घातक होती है, इसलिए हमें कभी सिर की चोट को कभी निगलेक्ट नहीं करना है। बहुत सारे चोटें हैं वो कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद उसका असर आना शुरू हो जाता है। साथ ही डॉक्टर, कई बार कहा जाता है कि ब्रेन सर्जरी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सर्जरी के बाद किस तरह से हम उस घाव का बचाव कर सकते हैं, या इस तरह के घाव ना हो उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं प्राइमरीली? देखिए, सिर को जब आपको चोट लगती है तो उसके लिए आपको कुछ प्रिवेंशन सबसे बड़ा है कि आपको चोट ना लगे, मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल। हाँ, तो आपको अगर सिर के चोट से बचाव करना है तो उसके कारणों में हमें जाना पड़ेगा। सबसे मुख्य कारण रहता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो अगर आपका एक्सीडेंट से बचाव करना है तो सबसे पहले अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना है। आपको जितनी सीट है उतने लोगों को ही सफ़र करना है। आपके अगर आप कार चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है। अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो भी आपको हेलमेट पहनना है। काफ़ी सारे जब हेड इंजरी के पेशेंट मैं देखता हूँ, उनको एग्ज़ामिन करता हूँ, उनको हिस्ट्री लेता हूँ, तो वो ऐसा बोलते कि मैं बस आधे किलोमीटर के लिए सब्जी लेने गया था, घूमने गया था, तो हेलमेट नहीं पहना था जी। तो आपको भले आधे किलोमीटर के लिए जाना है या फिर 100 किलोमीटर के लिए जाना है, आपको हेलमेट ज़रूर पहनना है। इसके अलावा आपकी जो यातायात के जो नियम है उसका आपको फॉलो करना है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल है उसको आपको फॉलो करना है। आपको जो लेन है उसका फॉलो करना है। बहुत सारे लोग रॉन्ग लेन से आते हैं, बहुत सारे बाइक सवार कट मारते हुए जाते हैं। बिल्कुल। आपको जो स्पीड की लिमिट है उसको आपको फॉलो करना है। तो ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से आपका बचाव हो सकता है। दूसरा कारण जनरली देखा जाता है कि गिर जाना या फिर हिस्ट्री ऑफ फॉल। जनरली ये बच्चों और अडल्ट लोगों में, यानी बूढ़े लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। तो बच्चों को आपको अकेला नहीं छोड़ना है। बालकनी में, टेरेस में, बाथरूम में, टब में या फिर बेड पे, कि वहाँ से बच्चे गिर जाने का खतरा हमेशा हो जाता है। तो उनको कभी अकेला नहीं छोड़ना है। इसके अलावा जो बूढ़े हैं तो बूढ़े लोगों के लिए आपको जो सीढ़ियाँ है उसके ऊपर हैंडल लगाने चाहिए या फिर बाथरूम में उनके लिए हैंडल होने चाहिए, ताकि फिसल के सिर की चोट लगने का खतरा कम हो जाए। बाकी आपका जो फ्लोर है वो हमेशा सूखा होना चाहिए, वहाँ चिकना या फिर गीला नहीं होना चाहिए। तो वहाँ से फिसल के गिरने की संभावना अत्यधिक हो जाती है। फिर आपको जैसे नाइट में हमें नाइट लैम्प का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अंधेरे में जब आप चलते हो तो फिसल के या फिर टकरा के गिरने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए रात में नाइट लैम्प का इस्तेमाल करेंगे तो वो सब चीज़ों के आप अवॉइड कर सकते हो। या फिर कुछ स्पोर्ट्स है, तो जैसे आप स्पोर्ट्स करते हो तो आपको उसके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपको पहनने हैं। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको हेलमेट पहनना है।
या फिर जब मुक्केबाजी करते हो तो आपको हेलमेट दस्ताने पहनना है, तो उसको आप चोट से बच सकते हैं। साथ ही डॉक्टर इस तरीके की चोट की कई सारी धारणाएं भी होती हैं, कई सारी मिथ्स होती हैं कि ये जो चोट होती है सिर की वो क्यूरेबल नहीं होती हैं। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, सिर की चोट के बारे में हमारे समाज में बहुत सारी धारणाएं है। तो सबसे कुछ कॉमन जो धारणा है, जैसे ये है कि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तभी अगर हमारा पेशेंट बेहोश नहीं हुआ है, इसका मतलब चोट ज़्यादा सीरियस नहीं है। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्योंकि कुछ कुछ जो चोटें हैं वो एक्सीडेंट के कुछ मिनट्स, कुछ घंटे या फिर कुछ दिनों बाद उसका असर आना शुरू हो जाता है। इसलिए कभी हमारे जो दिमागी चोट है या फिर सिर की चोट है उसको निगलेक्ट नहीं करना है। ये सबसे बड़ी एक धारणा है, मिथ है। दूसरी धारणा ये है कि अगर हमारा पेशेंट वेंटिलेटर पे गया है, मतलब पेशेंट हमारा रिकवर या फिर क्योर नहीं हो सकता। ये भी एक गलत धारणा है। क्योंकि क्या है, जब भी हमारा पेशेंट वेंटिलेटर पे जाता है तो वेंटिलेटर बस सांस देता है, वो हमारे दिल की धड़कन नहीं चलाता। बिल्कुल। तो जब वेंटिलेटर के जो जाता है तो वो भी ठीक हो सकता है। तीसरी धारणा ये है कि लोगों में कि जो सिर की चोट है तो जो उसके लिए सभी ऑपरेशन एक जैसे होते हैं। जी, ऐसा नहीं है। सिर की चोट के अलग अलग ऑपरेशन होते हैं जी। और उस ऑपरेशन का जो डिसीजन है वो न्यूरोसर्जन एग्जामिन करके ही लेता है। बिल्कुल। अंत में डॉक्टर क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से एक ही कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। आपको आपकी जिम्मेदारी समझनी है, यातायात का नियमों का पालन करना है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनना है, ताकि आप जो सिर की चोट है या फिर हेड इंजरी है इससे बचाव आप कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर हर्षद, आपने कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आज हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू। चलिए, तो डॉक्टर हर्षद ने सिर की चोट का बचाव कैसे करें, इसका इलाज के बारे में भी साथ ही हमके कई सारी जानकारियां दी हैं। निश्चित रूप से आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में भी फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उपचार के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।